प्रणाम मित्रों, दोस्तों। आपका इस शो में, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं अंकित गुप्ता आप सभी को प्रणाम करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, हम अक्सर कुछ नए विषय को छूने की कोशिश करते हैं, किसी नए विषय पे हम वार्तालाप करने की कोशिश करते हैं। तो आज का जो हमने विषय उठाया है वो है स्टॉक मार्केट, शेयर बाज़ार, जिसको हम लोग हिंदी में कहें तो ये जो स्टॉक मार्केट है ये क्या होता है, इसके क्या फंडे होते हैं, इसमें लोग कैसे कमाते हैं, कैसे डूबते हैं, इसमें किस तरह से आप पैसा डाल सकते हैं, कैसे कमा सकते हैं। बहुत ही बेसिक सा हम लोग इसका डिस्कशन रखना चाहते हैं। और इस पे जो गहरी नॉलेज रखने वाले और गहरी जानकारी रखने वाले हमारे साथ हमारे प्रभु मौजूद हैं, जो हमें अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताएंगे और इस स्टॉक मार्केट, शेयर बाजार के बारे में बताएंगे। तो प्रभु, आप सबको आपको प्रणाम करते हुए आपका स्वागत करता हूँ, और प्लीज़ थोड़ा सा हमें ज्ञान दें स्टॉक मार्केट के बारे में। धन्यवाद। तो मित्रों, दर्शकों, जैसा कि आपने देखा आज का डिस्कशन, तो हम स्टॉक मार्केट के बारे में अगर एकदम लेमन टर्म्स में चीज़ें रखें, तो अगर मैं कोई कंपनी खोलूँगा तो मेरे पास ऑप्शंस क्या होंगे पैसा लाने के लिए। बैंक होगा एक ऑप्शन जिससे मैं लोन ले लूँगा, या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होगा जिससे मैं लोन ले लूँगा, या मान लो कोई वेल्दी इन्वेस्टर्स हैं, उनको पर्सनली अप्रोच करके उनसे मैं पैसे ले लूँगा। लेकिन अगर मान लो बहुत बड़ा बिज़नेस है, बहुत बड़ा, तो उसमें एक लिमिट होती है कि आपको, जैसे बैंक है, ये थोड़ी है कि बैंक के पास अगर 1 लाख करोड़ रुपया है तो वो सारा आपको दे देगी, ऐसा तो नहीं हो सकता। इन्वेस्टर्स हैं, वो अपनी सारी वेल्थ दे रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। तो थोड़ा-थोड़ा करके दे पाते हैं। अब बाकी पैसे का क्या होगा? भई उन्हें बिज़नेस तो एक्सपेंड करना ही करना है। बिज़नेसेस जगह-जगह फैलाना है, नए प्रोडक्ट्स, नई सर्विसेज़ वगैरह-वगैरह। तो ऐसे वो करते क्या हैं, वो जब जहाँ-जहाँ से पैसा उठाना है वहाँ से तो उठा लिया, उसके बाद ये लाते हैं आईपीओ। आईपीओ होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। यानी कोई भी कंपनी अगर स्टॉक मार्केट में आएगी, तो ये मैंडेटरी है कि वो आईपीओ के थ्रू ही आएगी। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में बिड्स जाती हैं, जैसे कोई भी शेयर होगा उसका एग्जांपल वो रख देंगे कि एक शेयर की वैल्यू हम 100 रुपए रखेंगे। तो नॉर्मली एक रेंज होती है, लेकिन हम 100 ही मान लेते हैं। 100 से 102 होगी या 100 से 105 होगी, लेकिन 100 मान लेते हैं। तो हम 100 रुपए पर शेयर आईपीओ ला रहे हैं और हम इतने शेयर्स अलॉट करेंगे। यानी जैसे अगर उनकी कंपनी की जो नेट वर्थ है उसके हिसाब से उनके पास, अगर वो शेयर इक्विवेलेंट करेंगे उस वर्थ को, तो मान लो 10 लाख शेयर्स होंगे, लेकिन वो पब्लिक को देने के लिए केवल 2 लाख शेयर्स ला रहे हैं। तो इस तरह से आईपीओज आते हैं। तो जैसे ही वो आईपीओज आएंगे, वो लिस्टिंग जो होगी वो एनएसई बीएसई में ही होगी, और जितने स्टॉक एक्सचेंजेस होते हैं उन्हीं में होती है। तो अगर इनमें जैसे ही आपकी लिस्टिंग हुई और पब्लिक ने बाइंग शुरू कर दी, तो अगर तो बाय ज़्यादा हो गया, यानी डिमांड ज़्यादा हो और सप्लाई कम हो, तो प्राइस तो ऊपर जाएगा ही जाएगा। सिंपल सा सप्लाई चेन मैनेजमेंट का फंडा है। तो अगर डिमांड ज़्यादा, यानी पब्लिक ज़्यादा खरीद रही है, तो प्राइस पहले ही दिन ऊपर चला जाएगा। और जैसा कि हम लोगों ने देखा भी है कई शेयर्स में, मतलब जैसे आईआरसीटीसी बड़ा पॉपुलर हुआ था, ये जब आया था तो 323 के आसपास इसकी प्राइस थी, और आज 2000 रुपए के आसपास है। तो ये हुआ क्या, वो जिस दिन लिस्ट हुआ उसी दिन उसने 100% क्रॉस कर लिया। यानी जिसने 10,000 रुपए लगाए थे, उसके लॉन्च वाले दिन ही उसके 20,000 रुपए हो गए थे। तो खैर, ये होता है आईपीओ। तो आईपीओ आने के बाद हुआ क्या, वो कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो गई। हाँ जी, हाँ जी। मैं इसमें जानना चाह रहा हूँ, ये जब आईपीओ कंपनी लाती हैं तो क्या, मैं जानना चाह रहा हूँ, पहले तो पता नहीं है मेरे को आपकी इसकी जानकारी है नहीं है, कि जैसे कंपनी है एक, मेरी कंपनी है जैसे एक, ठीक है, एक प्राइवेट पब्लिक लिमिटेड कंपनी है या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। तो उसके अंदर जैसे मेरे जो शेयर्स हैं, मेरी खुद की कंपनी है वो, ठीक है, मैं उसमें शेयर होल्डर हूँ 20% शेयर्स का। और मेरे और 2-4 पार्टनर्स हैं, वो सब मिला के, हमारे सारे मिला के हम लोग 70-80% के शेयर होल्डर हैं हम लोग, ठीक है। अब जो हम लोग आईपीओ ऑफर करेंगे, तो वो क्या उन 80% शेयर में से होंगे या वो 20% बचे हुए शेयर में से होंगे? और क्या वो कंपनी भी आईपीओ इशू कर सकती है जिसके 100% शेयर होल्डिंग बटी भी हो? मैं ये जानना चाह रहा था, हालांकि बहुत बेसिक सा सवाल है, पर थोड़ा सा। हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें जो प्रमोटर होते हैं कंपनी के, उनको ओनर माना जाता है। जैसे मान लीजिए आप हैं, आप अपनी कंपनी ऑपरेट करते हैं, और आपके पास
40% स्टेक है आपकी कंपनी का, 40% शेयर है, और बाकी थोड़े बहुत कर करके जितने जो भी है। तो होगा क्या, जो मेजर स्टेक होल्डर्स हैं उनकी एक मीटिंग होती है आईपीओ लाने से पहले, और मतलब अ, दुनिया भर के डिपार्टमेंट्स, सरकारी डिपार्टमेंट्स से भी, और पता नहीं क्या-क्या इन्वॉल्व होते हैं, अप्रूवल वगैरह सब कुछ। तो मेन ये है कि जितने मेजर स्टेक होल्डर्स हैं उनका एग्रीमेंट होना चाहिए कि वो कितना प्रोपोर्शन, कितने परसेंट प्रोपोर्शन पब्लिक को अलॉट करना चाहेंगे, यानी पब्लिक में वो शेयर्स लाना चाहेंगे, उस हिसाब से होता है। तो मतलब ये है कि उनको कुछ ना कुछ परसेंट जो शेयर है उनको अपनी कंपनी में ऑफर रखने होंगे, तभी तो आईपीओ ला सकेंगे। अदरवाइज अगर 100% इक्विटी डिस्ट्रीब्यूटेड है तो फिर वो आईपीओ ला नहीं सकते, राइट? बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। अगर ऑलरेडी 100% इक्विटी, लेकिन उस केस में भी एक चीज़ ये हो सकती है कि अगर प्रमोटर चाहे ना, अगर लिस्ट होने से पहले, जैसे मान लीजिए आपकी कंपनी है और आपके दोस्तों का और आपका सबका मिला के 100% है, तो अब आईपीओ आएगा कैसे? आप लोगों में एग्रीमेंट होना चाहिए, उतने परसेंट प्रोपोर्शन आप मतलब लिस्टिंग में लाएँगे शेयर्स का। तो ऐसे केस में होगा क्या कि जो आपने प्रोपोर्शन डिसाइड किया और जो अप्रूवल आ गया, सब कुछ आ गया, वो लिस्ट हो गया। अब उतने शेयर्स उस कैटेगरी में है कि वो पब्लिक ट्रेड करेगी। बाकी परसेंट आपके पास अभी भी है। लेकिन अब जो अगर आप और ज़्यादा शेयर्स उसमें डालेंगे, यानी और पब्लिक को देंगे, तो आपको आईपीओ लाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी कंपनी ऑलरेडी लिस्ट हो चुकी है। तो आपके पास जैसे 40% स्टेक था, शेयर्स अलॉट मतलब आईपीओ के थ्रू जो भी देने थे शेयर्स, उसमें आपने 5% अपने तरफ से दे दिया, बाकियों ने जो भी दे दिया। अब अगर दोबारा आप अपने और 5% कम करना चाहेंगे, यानी 35% से 30% स्टेक लाना चाहेंगे, 5% पब्लिक को देना चाहेंगे, अब आपको आईपीओ लाने की ज़रूरत नहीं होगी। अब आप सीधे-सीधे ही शेयर्स अलॉट कर सकते हैं। तो इसमें अच्छा। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हाँ, हाँ, बताइए, बताइए। बताइए। अच्छा, तो मैं पूछ रहा था, तो बताइए। ये आईपीओ लाने के पीछे सिर्फ अपना, जैसे कहते हैं ना, इन्वेस्टर मतलब जैसे ना अपना कैपिटल मनी गेन करने का होता है, या कुछ और भी इसका मोटिव होता है? मेन मोटिव तो इसका कैपिटल गेन करना ही होता है, और वरना आप खुद सोचिए किसको क्या पड़ी है पब्लिक के बीच अपने शेयर्स डाल के रिस्क लेने की। बहुत बड़ा रिस्क होता है ये। अगर आपकी कंपनी की परसेप्शन जो है वो थोड़ी-सी भी नेगेटिव है, चाहे मीडिया की वजह से हो या कुछ न्यूज़ आ गई हो, कोई केस चल रहा हो मैनेजमेंट पे या कुछ भी, परसेप्शन नेगेटिव होने का मतलब है कि पब्लिक उस शेयर के साथ धड़ाम खेलेगी, मतलब सेलिंग होगी और शेयर प्राइस नीचे आएगा, आपकी कंपनी की वर्थ नीचे गिरेगी। ये बहुत बड़ा रिस्क होता है, लेकिन ये लेगा वही जिसकी कंपनी का अपना मैनेजमेंट एक ट्रस्टवर्दी है, कोई मैल फंक्शनिंग नहीं है, कोई मैल प्रैक्टिस नहीं है, और जो जानता है उसके क्वार्टरली रिजल्ट्स बढ़िया आ रहे हैं, उसका बिज़नेस स्कोप अच्छा है, वगैरह-वगैरह। काफ़ी चीज़ें देखी जाती हैं। राइट, राइट। तो ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज होती हैं या पब्लिक लिमिटेड कंपनीज होती हैं जो कि आईपीओ लगाती हैं? आपकी आपकी जब तक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो ही आप आईपीओ ला पाएँगे। जैसे ही आप लिस्ट हो गए ना, पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो गया, अब आपका आईपीओ नहीं आएगा, अब तो ऑलरेडी जो शेयर्स हैं वो ट्रेड हो रहे हैं। अच्छा, फिर तो वो मतलब वो कंपनी प्राइवेट लिमिटेड से पब्लिक लिमिटेड हो गई। हो गई, हो गई। राइट। तो अच्छा, अब ये, अब इसमें आप बोलिए। हाँ, तो अब इसमें थोड़ा दर्शकों के फ़ायदे के लिए बात कर लेते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से तो ठीक है, शेयर मार्केट है, हम अपना एक्सप्लेन करते रह जाएँगे, बाद में हो सकता है दर्शकों के मन में ये चीज़ आए कि यार इसमें हमारे मतलब की तो कोई चीज़ निकली नहीं। तो उसमें मैं शॉर्ट में ये कहना चाहूँगा, तो एक बार अगर कंपनी आईपीओ लाने वाली है, उस पे आप नज़र रखिए। उसमें होगा क्या कि कोई भी एक्स-वाई-ज़ेड कंपनी अपना आईपीओ ला रही है, आपकी रिसर्च उस कंपनी पे तगड़ी है, आप जानते हैं कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक इलेक्ट्रिक व्हीकल कोई कंपनी है, वो अपना आईपीओ लाने वाली है। आपको पता है कि आगे इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का स्कोप है। तो आप उस कंपनी पे रिसर्च करिए कि उस कंपनी के टाई अप किस-किस के साथ हैं। वो कंपनी क्या-क्या बनाती है, जैसे बसेस, स्कूटी, कार्स क्या-क्या बनाती है। और फिर आप ये रिसर्च करिए कि उसका मार्केट कैप्चर कितना है। यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जितनी भी कंपनी हैं, उसमें हो सकता है उसका 10% ही हो, या उसका आगे कितना स्कोप बन रहा है मार्केट शेयर बढ़ाने का, उसके टाई अप्स किस-किस के साथ हैं, स्पॉन्सर्स कौन-कौन हैं? जैसे मान लीजिए रतन टाटा हैं, वो अपने थोड़ा-सा भी पैसा डाल देंगे ना किसी कंपनी में, तो एक भरोसा जग जाएगा कि अगर टाटा डाल रहे हैं तो इस कंपनी में कुछ बात है। तो ये सारी रिसर्च करनी पड़ती है। अगर आपकी रिसर्च पक्की है, तो आप उस कंपनी का आईपीओ खरीदिए, और उस आईपीओ को आप ये लगा लीजिए ग्रे मार्केट प्रीमियम करके आप गूगल करेंगे नज़र आ जाएगा। ग्रे मार्केट प्रीमियम होता है आईपीओ लिस्ट होने से पहले ही
उसका प्राइस रेंज क्या होगा वो मालूम पड़ जाता है। तो अगर 100 रुपए का कोई शेयर है जो आईपीओ में आने वाला है और उसका ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है 50, इसका मतलब है कि वो 100 के ऊपर 50 ऊपर खुलेगा, यानी वो 150 पे लिस्टिंग देगा। तो यानी जिसने 10,000 रुपए लगाए हैं वो 15,000 रुपए करके अपना निकल ले, यानी 5,000 रुपए उसका पहले दिन ही प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये तो हुआ आईपीओ से फायदा। अब दूसरा आते हैं कि जो ऑलरेडी कंपनीज लिस्टेड हैं, जिनके शेयर्स अपना ट्रेड हो रहे हैं, उनमें कैसे दर्शकों का फायदा हो। तो देखिए, जैसे मान लीजिए अंकित गुप्ता जी की कंपनी है और वो लिस्टेड है और वो अपना ट्रेड हो रहा है, मतलब उसकी बाइंग सेलिंग हो रही है। तो बाइंग सेलिंग किस बेस पे होगी? बाइंग सेलिंग होती है हमेशा कंपनी की परफॉर्मेंस पे और कंपनी की परसेप्शन पे। ये दो चीजें, बाकी चीजें हो सकती है लेकिन वो इन दो के अंडर ही फॉल करेंगी। अगर कंपनी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, जैसे सत्यम, शायद दर्शकों ने सुना ही होगा, सत्यम एक टाइम पे ऐसी कंपनी रही है जिसने तूफान एकदम मचा रखा था, बवाल मचा रखा था। वर्ल्ड बैंक तक के प्रोजेक्ट उसके पास थे, मतलब बहुत ही एलीट लेवल की कंपनी थी। लेकिन परसेप्शन बिगड़ गया। क्यों बिगड़ गया? क्योंकि धांधली हुई। जो उसका ओनर था ना, उसने ही बोरोवर्स दिखा दिए थे जो एग्जिस्टेंस में नहीं थे, यानी उसने करीब 5,000 करोड़ या उससे ज्यादा का फ्रॉड किया। कंपनी की वर्थ उससे बहुत ज्यादा थी, लेकिन बस परसेप्शन बिगड़ गया और धड़ 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 बहुत नीचे वो एकदम क्रैश ही कर गई वो। ऐसे ही जेट एयरवेज वो क्रैश कर गया, अब तो खैर फिर उठ रहा है, न्यूज आ गई है। तो कुल मिला के ये है कि कंपनी की परफॉर्मेंस और कंपनी की परसेप्शन, आप ये दोनों ट्रैक करते रहिए करते रहिए करते रहिए और इन्वेस्ट करते रहिए। शेयर मार्केट आपको इतना पैसा बना के देगा ना, जो बैंक आपको 20 साल में इंटरेस्ट रख के नहीं दे पाएगा, और शेयर मार्केट से आप 1 साल में उतना कमा लेंगे, बशर्ते आपकी थोड़ी स्टडी ठीक ठाक हो। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैं जॉब करता हूँ और मैं उतना फोकस नहीं कर पाता शेयर मार्केट में। हो सकता है आगे कभी फुल टाइम मैं इसे करूँ, लेकिन फिर भी मैं महीने का अराउंड 5,000 से 10,000 के आसपास बना लेता हूँ। क्यों? थोड़ा सा अपना स्विंग ट्रेड टाइप कर लेता हूँ, जैसे आज स्टॉक ले लिया और उस पर निगाह रखी कुछ टाइम तक, क्योंकि मुझे पता है उसका ये थ्रेशोल्ड है, यहाँ ले लिया और थोड़ा अपने एक लेवल पे एग्जिट मार लिया। थ्रेशोल्ड क्या है? हाँ, ये अच्छा। शेयर मार्केट में दो चीजें मैंने बताई कि कंपनी की परफॉर्मेंस और परसेप्शन। अब परफॉर्मेंस और परसेप्शन मान लीजिए ठीक ठाक है और कोई ऐसा ऊंच नीच नहीं आ रहा है, तो आपको क्या लग रहा है वो कंपनी के शेयर बढ़ते ही चले जाएंगे, हर दिन बढ़ रहे हैं हर दिन बढ़ रहे हैं, ऐसे तो कंपनी आसमान छू जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता। तो होगा क्या, जैसे कोई कंपनी है, उसकी वर्थ जो है वो 100 रुपए के आसपास की है पर शेयर, तो वो अगर उफान मारेगी यानी किसी न्यूज की वजह से या किसी वजह से, तो वो 160 तक जा सकती है, 200 तक नहीं जाएगी। वो उसका अपर थ्रेशोल्ड हो जाएगा। अच्छा, अब लोअर थ्रेशोल्ड क्या होगा? ये कारण क्या है कि 160 तक मतलब ही क्यों जाएगी, ऊपर क्यों नहीं जाएगी? और इसका पॉइंट सिर्फ ये है कि शेयर में जब भी हम किसी स्टॉक को पिक करते हैं, तो उसमें दो पोर्शन होते हैं, फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स। फंडामेंटल्स में आ जाएंगे आपकी कंपनी की परफॉर्मेंस, क्वार्टरली रिजल्ट्स, बैलेंस शीट, रेवेन्यू और रिटर्न ऑन इक्विटी वगैरह वगैरह, काफी रेशियोज। तो अब जब ये आप फंडामेंटल्स चेक कर लेंगे तो इससे आपको ये सेंस मिलता है कि कंपनी तो स्ट्रांग है। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, आपकी कंपनी है, पिछले करीब 6 क्वार्टर से लगातार प्रॉफिट देती आ रही है और वो प्रॉफिट भी हर बार बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब क्या है? या तो आपके पास कोई नया बिजनेस आ गया है जिसकी वजह से आपका रेवेन्यू बढ़ रहा है, जिसकी वजह से आपका प्रॉफिट बढ़ रहा है ना? या तो ये रीजन है, या फिर आपकी स्ट्रेटजी में कोई चेंज आया है, जिसमें आप आपकी मैनेजमेंट जो है वो इस तरह से मैनेज कर रही है कि ऑपरेशनल कॉस्ट जो है वो कम हो रही है और फायदा ज्यादा हो रहा है, कुछ भी करके। यानी अगर आप लगातार हर क्वार्टर में आप प्रॉफिट पोस्ट कर रहे हैं, इसका मतलब है आपकी कंपनी के फंडामेंटल्स तो स्ट्रांग है, किसी भी वजह से, चाहे वो मैनेजमेंट के अपने चलाने की वजह से, प्रोडक्ट की वजह से, मार्केट में अपनी रीच की वजह से, कैसे भी फंडामेंटल स्ट्रांग है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका 100 का शेयर 1000 पहुंच जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। पहुंचेगा वो तब पहुंचेगा जब 10 साल 20 साल लग जाएंगे, क्योंकि आपकी कंपनी ग्रोथ अपना करेगी ना, प्रॉफिट होंगे। तो प्रॉफिट को आप बैंक में तो जमा करेंगे नहीं कि भैया 10% या 5% या एफडी करा लो या कुछ करा लो। आप उस पैसे को और इन्वेस्ट आप उस पैसे को और इन्वेस्ट करेंगे ताकि आप और शहरों में ब्रांचेस खोल सकें, है ना? आप
और जगह अपना नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर सकें वगैरह वगैरह, अपनी रीच बढ़ाएं। तो उस पैसे का आप रीयूटिलाइजेशन कर रहे हैं। सही सही। तो इस सेंस में आपका जो धीरे धीरे कर करके साल दर साल अपना बढ़ता जाएगा, प्रॉफिट बढ़ता जाएगा, शेयर की वर्थ बढ़ती जाएगी, वैल्यू बढ़ती जाएगी। लेकिन वो 100 का शेयर इसी साल 1000 नहीं हो पाएगा जब तक कि उसमें कोई गेम ना करने वाले हों। मैं उस टॉपिक को अभी नहीं टच करूंगा क्योंकि वो एक ऑपरेटर गेम अलग टॉपिक है, उसे हम किसी और दिन डिस्कस कर लेंगे। तो 100 का शेयर अब वो जीरो तो नहीं होगा क्योंकि कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी है। तो वो नीचे कैसे आएगा? वो नीचे तब आएगा जब या तो उसके खिलाफ कोई न्यूज आ जाए, कोई सी भी न्यूज, कोई भी बैड न्यूज कह लो आप, या फिर आप लगातार बेशक क्वार्टर अच्छे रिजल्ट दे रहे थे लेकिन एक क्वार्टर में आपने बेकार रिजल्ट दे दिया, यानी आने वाले क्वार्टर में ही बेकार रिजल्ट दे दिया, तो वो नीचे आएगा। लेकिन उसमें नीचे कहाँ तक आएगा या ऊपर कहाँ तक आएगा ये डिपेंड करता है उसके टेक्निकल्स पे। अब टेक्निकल्स भी एक बहुत ही वाइड टॉपिक है जिसमें अलग ही डिस्कशन चाहिए। तो टेक्निकल्स बस ये बताते हैं कि इस स्टॉक की ये वर्थ है, इसकी लोअर रेंज यहाँ बन रही है, अपर रेंज यहाँ बन रही है। आपको बढ़िया एंट्री पॉइंट लेना है और वो बढ़िया एंट्री पॉइंट टेक्निकल्स ही बताते हैं। सही। अगर आपने टेक्निकल्स के जरिए बढ़िया एंट्री पॉइंट लिया है तो वो कंपनी, आप ये मान लीजिए, बहुत बढ़िया आपको रिटर्न देके जाएगी ही जाएगी। अच्छी बात है। तो दोस्तों, ये टॉपिक और लंबा खिंच सकता है और डेफिनेटली बहुत, मतलब आप कम क्या, मतलब क्या बताऊं, घंटों आप इस पे, दोनों दिन हम इस पे बात कर सकते हैं, क्योंकि शेयर बाजार जो है वो एक समंदर है। और इस समंदर के अंदर, मतलब आप जैसे कहते हैं ना, ये हम लोगों ने एक बूंद निकाली उसमें से सिर्फ, क्योंकि बहुत ही बेसिक नॉलेज की बात रही है। हम इसको और आगे चर्चा करेंगे कि जैसे ये एक तरीके से समझ लीजिए हमारा जो, जैसे कहते हैं ना, और बहुत सारे सेक्शन है, पॉलिटिकल हो गया, एंटरटेनमेंट हो गया, ये इकोनॉमिक सेक्शन हो गया। तो ये इकोनॉमिक सेक्शन का जो फॉरेक्स हम लोगों ने पहली बार छेड़ा था, फॉरेक्स रिजर्व वाला, ये उसके बाद जो शेयर बाजार का हमने छोड़ा, ये उसी के समझ लीजिए इकोनॉमी का सेक्शन के अंदर ही दूसरी कड़ी रही। तो प्रभु ने आज हमें काफ़ी अच्छी जानकारी दी आईपीओस के बारे में, शेयर बाज़ार के बारे में, कैसे कमाई जा सकती है आईपीओ से, और कैसे आपको उसमें नज़र रख के उसको ट्रैक करके किसी शेयर को आप कैसे उसमें पैसा डाल सकते हैं, किस पे डाल सकते हैं, और कैसे उसमें से कमा सकते हैं। तो दोस्तों, मैं फिर भी एक बार प्रभु से फिर जानना चाहूँगा, अगर कोई उनका कोई सबमिशन हो, लास्ट सबमिशन हो आज के वीडियो को अंत करने से पहले। जी धन्यवाद। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, जो दर्शक होंगे उनके दिमाग में ये चल रहा होगा या उनके टच में ऐसे लोग आए होंगे, एग्जाम्पल्स आए होंगे जिनका पैसा ही डूब गया। तो दर्शक डरे डरे रहते हैं, वो क्या करें? देखिए, आप निश्चिंत रहिए, मैं फिर आपको गारंटी दे रहा हूँ, अगर आपके फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स इनकी स्टडी बढ़िया है, अब वो एक अलग टॉपिक है, वो जैसा मालिक बता रहे हैं, हम लोग किसी और दिन और डिस्कस करेंगे उस बारे में। लेकिन अगर आपके फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स की स्टडी के बेस पे आपने एंट्री ली है और एग्जिट लिया है, तो आप यकीन मान के चलिए, बैंक से बहुत 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 गुना बढ़िया ऑप्शन है शेयर मार्केट। आप अपने पैसे को कभी भी बैंक में रखना ही नहीं चाहेंगे अगर आपको शेयर मार्केट खेलना आ जाएगा। मैं प्रभु की बात से बिल्कुल सहमत हूँ, और इस बात पे मैं एक जो जिनके साथ मैंने काम किया, जो समझ लीजिए काफ़ी मैंने काम सीखा भी उनसे, बहुत बड़े, मतलब किसी, जैसे कहते हैं ना, इंडस्ट्रियलिस्ट टाइप पर्सन है वो। उन्होंने एक बात कही थी एक बार कि बैंक में पैसा वो लोग रखते हैं जो कि अनपढ़ हो। ये मैं उनकी बात कह रहा हूँ, मैं किसी और की, किसी को व्यक्तिगत मेरी कोई राय नहीं दे रहा। मैं खुद भी पैसा अपने बैंक में रखता हूँ, ऐसा नहीं रखता हूँ, थोड़ा बहुत हर कोई रखता है लिक्विड कैश। पर उनके कहने का अर्थ था कि कोई भी जो एफडी कराता है ना, वो अनपढ़ है। वो उनका कहने का, उसका पीछे अर्थ ये था कि भाई उसको, जो मेरा जो उनकी जो फैक्ट्री थी एक, उस फैक्ट्री में एक चौकीदार था, बोला मैं आज इसको 20,000 रुपये दूंगा, लाख रुपए दूंगा, तो इसका सबसे पहला काम क्या होगा, ये छोटे मोटे अपने ऐश परस्ती के जो चीज़ साथ सामान जो घर में चाहिए होंगे वो करेगा, जो बचेगा पैसा वो ये अपने बैंक में जाएगा और एफडी करा देगा। पर जो एक पढ़ा लिखा आदमी होगा, या जिसने यार इतनी पढ़ाई लिखी करी है, अगर वो भी यही काम करेगा, तो फिर उसमें और उस चौकीदार में फ़र्क क्या है? तो उनके कहने का अर्थ ये था। तो उन्होंने बोला था कि जो आदमी इन्वेस्ट करना चाहता है, उनका मतलब शेयर बाजार से कतई नहीं था, सिर्फ शेयर बाजार से कतई नहीं था। उनका अर्थ था इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट इज द की टू सक्सेस। तो अगर आप पैसे को
अपने समय को इन्वेस्ट करेंगे कहीं अच्छी जगह पे, तो आप तरक्की करेंगे। यहाँ क्योंकि हम लोग पैसे की बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक की बात कर रहे हैं, इसलिए मैंने इस जो है मेरे ज़हन में ये अचानक से उनकी बात आई, क्लिक हुई, और इसलिए मैंने आपके साथ शेयर करी। हाँ, प्लीज़ प्रभु, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? तो आज आपने जो टॉपिक छेड़ा मुझे बड़ा इसमें अच्छा इस वजह से लग रहा है कि हम लोग लोगों को जागरूक करेंगे, जैसा आपने बताया वैसा करने के लिए। यानी वो पैसा बैंक में ना पड़ा रहे, पैसे से पैसा बनाना लोगों को आए। एफडी में 5% ब्याज मिलेगा और इन्फ्लेशन यानी महँगाई भी 5%, 5.5, 6% की दर से बढ़ेगी। तो एक्चुअली में वो आपका पैसा वहाँ हम रखे-रखे लोग ना हैं, कम हो रहा है, वो हम कम हो लोग रहा है। हैं। पैसे से पैसा बनाना ये आर्ट हमें सीखनी होगी और ये सीरीज़ हमारी जो शुरू होगी हम लोग इसमें म्यूचुअल फंड्स भी कवर करेंगे, क्योंकि जिन लोगों को डर लगता है, कितना भी गाइडेंस दे दो, वो फिर भी डरते हैं स्टॉक मार्केट में मतलब अपना पैसा लगाने के लिए। तो उनके लिए हम लोग म्यूचुअल फंड सीरीज़ में अपना डिस्कस कर लेंगे कि आप किन म्यूचुअल फंड्स में डाल सकते हैं, जिससे वो अपना पैसे से पैसा बनाएँ। बिल्कुल, बिल्कुल। तो जैसे मैंने कहा कि ये एक सागर है और उसमें से हमने एक बूँद निकालने की कोशिश करी है सिर्फ़। मैं ये तो मानता हूँ ये बूँद भी नहीं निकली हमसे तो, लेकिन फिर भी हमने कोशिश की है। और आप लोग अपने कमेंट्स, अपने लाइक्स, अपने उसके कमेंट्स के ज़रिए बताएँ कि ये कोशिश कितनी सफल रही, और आगे इसमें क्या आप लोग देखना चाहते हैं, या आगे इसमें कितना देखना चाहते हैं, जो हम उसमें ऐड ऑन कर सकें, इसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाएँ, शेयर बाज़ार के टॉपिक को, क्योंकि ये अथाह सागर है। इस पे हम लोग हफ्ते में 1 बार या 2 बार हम लोग इस तरह के वीडियो ला सकते हैं। तो आप लोग तैयार रहिए, प्रिपेयर रहिए, और प्लीज़ 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 अपने हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने मित्रों में इसको शेयर कीजिए। मैं अंकित गुप्ता और मेरे साथ प्रभु सुशील शर्मा, हम आपको प्रणाम करते हैं और आज्ञा चाहते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय